स्वागत है आपका एसएच क्लासेस में। अगर आप बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों का बिहार स्पेशल से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आप वो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा कर रहे हो या बिहार में जो शिक्षक बहाली हो रहे हैं उसका आप तैयारी यहाँ पे कर रहे हो, उसके लिए आपको बिहार स्पेशल पढ़ना मस्ट है। उससे सवाल भर भर के यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बिहार के एक जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे वाला टॉपिक है, यानी कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में आप लोगों का सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन सा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोगों को जानना जरूरी होता है। ये जो बुक है एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार तथ्य संग्रह बुक है, जो कि हमको दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन बुक्स लगा और इसमें जो भी कंटेंट दिए गए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिए गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक बिहार में अगर के आते हैं तो आधुनिक बिहार को समझने के लिए यहाँ पर इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे जो पहला कैटेगरीज है वो यूरोपीय कंपनी का जो प्रवेश होता है बिहार में, उसमें देखते हैं कि आखिर में क्या क्या वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बनते हैं आधुनिक बिहार में। उसके बाद जनजातीय विद्रोह आता है और फिर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है 1857 की क्रांति और बिहार राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार और पृथक बिहार का गठन। इस 5 कैटेगरी के अंतर्गत में जो भी आधुनिक बिहार का चीज़ें हैं इसमें समाहित किया गया है। तो एक एक करके यही 5 चीज़ों को हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, जो पहला यहाँ पे पॉइंट है आपका यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। बिहार में सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो पुर्तगाली कंपनी आई थी, यानी कि पुर्तगाल देश से लोग आए थे और ये जो बिजनेस करते थे वो हुगली से लेकर पटना तक यहाँ पे नाव के द्वारा ये बिजनेस करते हैं। ये कौन कौन सा बिजनेस करते थे? इनका बिजनेस में सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि यहाँ पे सम्मिलित थे। 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सबसे पहले जो यहाँ पे पुर्तगाली आए थे, उसके बाद 1632 ईस्वी में यहाँ पे पटना में वो डच आते हैं और डच भी जो अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं वो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो डच बिजनेस करते थे जिसमें सूती वस्त्र, सोरा, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें सम्मिलित थी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि अंग्रेज 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सबसे पहले जो स्थापित किए थे वे लोग 1620 ईस्वी में स्थापित करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं रहता है और 1621 ईस्वी में ये फैक्ट्री बंद हो जाता है और उसके बाद से फिर एक बार यहाँ पे कंपनी व्यापारिक केंद्र का स्थापना होता है पटना में ही, जो कि 1651 ईस्वी में होता है और ये सफल कंपनी का स्थापना माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक अंग्रेज यात्री थे पीटर मुंडी, जो कि 1632 ईस्वी में वो बिहार आए थे और उसने वहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था। पीटर मुंडी के बारे में सवाल पूछा जाता है कि ये बिहार के पटना में कब आए थे, तो याद रखिएगा ये जो आए थे 1632 ईस्वी में आए थे। अगला पॉइंट है कि अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्री के वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय है, यानी कि जो अंग्रेज के समय में पटना में जो फैक्ट्री होती थी उसमें अगर के देखिएगा तो अभी जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है और सर्वे कार्यालय है उसमें स्थित है। डेनिश कंपनी का जो आगमन होता है पटना में 1674 ईस्वी में होता है और ये पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप में अपना फैक्ट्री का स्थापना करता है। तो जो डच थे, पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, कब कब पटना में आए और कहाँ कहाँ पे अपना फैक्ट्री स्थापित की, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सवाल यहाँ से भर भर के पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट आइएगा कि मुगल जो शासक थे फर्रुखियत, जो जिनका कार्यकाल 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक रहा, इन्होंने 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को एक व्यापार का अधिकार प्रदान किया, जो कि वो प्रदान किए क्या कि आप व्यापार भारत के कहीं भी कर सकते हैं, भारत की किसी भी स्थिति में किसी भी हिस्सा में कर सकते हैं। ये जो घोषणा दिया जाता है फर्रुखियत के द्वारा, इसको बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। ये VVI पॉइंट है, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि बंगाल, बिहार और अंग्रेज़ों के द्वारा क्या क्या चीज़ यहाँ पे किया गया था। अंग्रेज कंपनी को 1717 ईस्वी में
व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था, जैसे कि ऊपर में मैग्ना कार्टा के मैंने बताया। और दूसरी तरफ जो बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां, मुगलों से हटकर स्वतंत्र रूप से वो सत्ता चला रहे थे। ये जो अलीवर्दी खां थे ये मुगल के साथ में नहीं थे, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपका आता है कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है और उसका जो नाती होता है सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना देता है। लेकिन जो ये सिराजुद्दौला होता है वो अंग्रेज़ों के साथ साथ मिलकर काम नहीं करता है, इसीलिए 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों एवं सिराजुद्दौला के मध्य में प्लासी की लड़ाई लड़ा जाता है और उसमें सिराजुद्दौला को यहाँ पे हार हो जाती है, पराजित हो जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने स्वयं वहाँ पे गद्दी पर न बैठकर वो अपने एक आदमी को जो कि उनके कठपुतली पर काम करता था मिर्ज़ाफ़र को नवाब बनाया। लेकिन कुछ समय बाद मिर्ज़ाफ़र भी उनके अनुसार काम नहीं किया, इसीलिए 1760 ईस्वी में उसको गद्दी से हटाकर मिर्ज़ाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम को यहाँ पे नवाब बनाया गया। मीर कासिम भी कुछ अच्छी तरीके से अंग्रेज़ों के साथ में मेल जोल नहीं रखता था और मीर कासिम चाहता था कि हम अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम से कम करें। उसके उद्देश्य से इसने अपनी राजधानी को किसने मीर कासिम ने मुंगेर में यहाँ पे स्थापित कर दिया, ठीक है। और वहाँ पे जो भी रीजनल यानी कि स्थानीय जो व्यापारी थे उनका जो टैक्स लगते थे उस टैक्स को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। इससे देखा कि ब्रिटिश के जो व्यापारी थे उनको परेशानी होने लगी और फिर से यहाँ पे 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटा दिया जाता है। और दोबारा से जो आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं जो भी लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या 17th बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बीपीएससी का सिलेक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो कि कंप्लीट नोट्स रहने वाले हैं। ये जो होने वाले हैं पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ बीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए होने वाला है। ये पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित है। जो भी चीज़ें आपका सिलेबस में दिया गया है उसको हम नोट्स के तौर पर आपको प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले मैंने TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों प्रोवाइड किया था। इसका बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए होगा इसमें पहले देख लेते हैं क्या कुछ आपका यहाँ पे मटेरियल मिलने वाला है। एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक का आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। एक एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीका से टॉपिक वाइज हम वहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं। साथ ही साथ बिहार SCERT का जो बुक्स होते हैं इससे भी सवाल पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जामों में, तो ये भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स मैं आपको दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हम MCQs के तौर पे और नोट्स के तौर पे दोनों PDF प्रदान करेंगे और जो भी सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ बीपीएससी और उसके रिलेटेड एग्जामों में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है सब्जेक्ट वाइज उसको देंगे। बिहार स्पेशल का नोट्स मिलेगा। टॉप 500 करंट अफेयर्स जो कि हम प्रदान करते हैं आपका एग्जाम से पहले ये दिया जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जो भी सवाल पूछे गए हैं वो भी आपको इसमें मिलेगा। और EVS का भी नोट्स हम आप इसको इसमें आप इंक्लूड किए हुए हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा आप SS क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र यहाँ पे 599 रुपये में परचेज कर सकते हैं। अभी एक ऑफर अगर के अभी आप परचेज करते हैं तो यहाँ पे न्यू 100 आप यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे आपको 200 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा ये जो डिस्काउंट है पहले प्रथम 100 लोगों के लिए हैं। जैसे ही 100 लोग फुल होते हैं तो ये जो ऑफर्स हैं 200 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट अपने आप ये खत्म हो जाएगा। तो जिनको भी चाहिए होगा SS क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्यूरी हो तो ये दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आगे के लिए और पढ़ते हैं। तो मिर्ज़ाफ़र को हटाकर इनको बनाया गया था, फिर से मिर्ज़ाफ़र को यहाँ पे नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये VVI पॉइंट है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगला जो बेहतरीन पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है कि 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर यहाँ पे पटना आता है और पटना में उसने अंग्रेज़ी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। सवाल पूछा जाता है कि मीर कासिम ने अंग्रेज़ की फैक्ट्री पर कब अधिकार किया था, तो 1763 ईस्वी में। आप लोग इसको अच्छे से याद रखा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वो अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला थे और मुग़ल के जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय थे, ये इससे मिलता है। आपने देखा इससे पहले कि जो बंगाल के नवाब होते थे वो मुग़ल बादशाह से नहीं मिलते थे, लेकिन इनके ऊपर खतरा मंडराने लगता है। इसी की वजह से ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह उस समय के जो थे शाह आलम द्वितीय से आकर मिलते हैं और ये तीनों मिलकर मीर कासिम, शुजाउद्दौला
और शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना ने और अंग्रेज़ों के बीच में यहाँ पे बक्सर की लड़ाई होती है, जो कि होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। और अंग्रेज़ों की तरफ से जो नेतृत्व करते हैं वो हेक्टर मुनरो करते हैं। और इस सेना में 3 लोग मिलने के बाद भी उन लोग को यहाँ पे हार हो जाता है। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी के होता है। इसमें मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय होते हैं, उनको 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी यानी कि लगान वसूली अधिकार देना पड़ा। यानी कि इलाहाबाद संधि के थ्रू में ये जो 3 बड़े क्षेत्र थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसमें जो भी टैक्स वसूलने का काम होता था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दिया गया, जो कि 1764 के बक्सर की लड़ाई का एक दुष्परिणाम रहा। उसके बाद 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के जो मुख्य अधिकारी थे मिडल्टन को राजा धीराज नारायण और राजा सिताब राय के साथ में एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। और उसके बाद 1767 ईस्वी में जो धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का यहाँ पे नवाब दीवान बनाया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, अगर कि आप इसको याद नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट आइएगा, 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ता है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होते हैं वो पटना होता है। मुगल भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अकाल पड़ता है। उसके बाद से एक बार और भयंकर अकाल पड़ते हैं 1783 ईस्वी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक रहते हैं वो अकाल। ठीक है, उसके बाद जो जांच अधिकारी थे जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया, क्योंकि आपको भी पता है जब अकाल पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा स्थिति होती है भूखमरी का स्थिति होता है। उसी को देखते हुए जो जांच अधिकारी जॉन शोर थे एक अन्नागार का निर्माण करने का सुझाव देते हैं। जो आज गोलघर आप लोगों ने देख रहे होंगे वो पहले के ज़माने में यानी कि जब उसको बनाया गया था 1784 ईस्वी में, वो इमरजेंसी के लिए उसमें अनाज को स्टोर किया जाता था। वह एक अन्नागार था जो कि 1784 ईस्वी में पटना में बनाया गया था, गोलघर का जो निर्माण हुआ था। इसके जो निर्माण करता थे इंजीनियर थे जॉन गॉर्स्टिन थे। आप लोग इसको याद रखिएगा, इससे सवाल आपका पूछा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में आप जैसे ही आइएगा, अब यहाँ से देखेंगे जनजातीय आंदोलन। मैंने आपको जो भी यहाँ पे अंग्रेज़ अधिकारी जो थे क्या बिहार में उन्होंने काम किया सब कुछ बता दिया। अब यहाँ से आता है जनजातीय विद्रोह। जब अंग्रेज़ बिहार में आए दोस्तों, तो उसमें न केवल आम आदमी को परेशानी हुआ, बल्कि साथ ही साथ जो भी जनजाति लोग थे, जो भी जंगलों में निवास करने वाले लोग थे, उनको भी प्रॉब्लम से वहाँ पे सामना करने लगे। उनके ऊपर में राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक रूप से अंग्रेज़ों ने उनके साथ भी हस्तक्षेप करने लगे। इसके देखते हुए जो भी प्रमुख जनजाति थे अंग्रेज़ों का विरोध करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। कुछ विद्रोह महत्वपूर्ण थे, जैसे कि तमाड़ विद्रोह, जो कि 1789 ईस्वी से लेकर 1794 ईस्वी तक के छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है। और इसके बाद का जो भी हाईलाइटेड चीज़ है, आप इसको VVI है, कम से कम 3 से 4 बार इस वीडियो को देखिएगा और ये सारे चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल यहीं से बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगला जो यहाँ पे विद्रोह होता है वो चेरो विद्रोह होता है, जो कि 1800 ईस्वी से लेकर 1802 ईस्वी तक के पलामू क्षेत्र में होते हैं। और इनका जो प्रमुख नेता होते हैं वो भूषण सिंह जी होते हैं। ठीक है, हो विद्रोह जो होता है 1820 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी के बीच में सिंहभूम क्षेत्र में होता है। कोल विद्रोह, जनजाति विद्रोह जो है 1831-32 ईस्वी में होता है, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। और इसका जो प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत थे। अगला जो ये संथाल विद्रोह है VVI है, कुछ याद रखिए या न रखिए, आपको इसको याद रखना ही रखना है। BPSC ने इसके ऊपर अनेकों बार सवाल पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 ईस्वी में हुआ था। ये संथाल परगना में हुआ था, जिसके प्रमुख जो नेता थे सिद्धू थे, कान्हू, चांद और भैरव इसके प्रमुख नेता थे। मुंडा विद्रोह आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1895 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था और जिसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। ठीक है,
अगला जो महत्वपूर्ण एक विद्रोह हुआ था, ताना भगत विद्रोह हुआ था, जो कि 1913 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक में हुआ था, जो कि हुआ था गुमला में हुआ था। इनके जो प्रमुख नेता थे वो जतरा भगत थे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब एक एक जो भी महत्वपूर्ण विद्रोह है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या कुछ आपका यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। जैसे में यहाँ पे पॉइंट में आप आइएगा तो एक पॉइंट और यहाँ पे दिया गया है आपका संथाल विद्रोह के बारे में। जो ये विद्रोह हुआ था 1855 से लेकर 56 ईस्वी के ये बीच में यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, जैसे कि अगर पॉइंट देखिएगा कि 1857 की क्रांति के तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर के राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था। इसे दामन कोह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सबसे पहले संथाल विद्रोह के बारे में याद रखिएगा। ये जो हुआ था 1855 और 56 के बीच में हुआ था। भागलपुर के राजमहल तक में ये जो संथाल विद्रोह था ये फैला हुआ था। इसको दामन कोह के नाम से भी जाना जाता था। ये प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो नेतृत्व था, नेतृत्व जो किए थे सिद्धू। आगे बढ़ने से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से डरे हुए हैं कि इसका तैयारी हम कैसे करें, क्या करें, उनके लिए मैं एक कंप्लीट नोट्स लेकर आ गया हूं, जिसमें आपको साथ ही साथ 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट नोट्स में क्या क्या रहने वाले हैं मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। और कंप्लीट आपको यहाँ पर एक चीज़ मिलने वाला है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होने वाले हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल आपको जो मिलेगा 49 रुपये मिलेगा। मैं इसका लिंक्स डाउनलोड करने का लिंक्स, परचेज का लिंक्स अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टैप करके इसको आप परचेज कर सकते हैं। जैसे ही अगर के इसमें आइएगा, यहाँ पे देखिएगा तो मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे चीज़ों को यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, सब कुछ यहाँ पे, चाहे वो पार्लियामेंट सुधार हो, मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस का गठन हो, विघटन हो, भारतीय राष्ट्रीय 1857 का विद्रोह, हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ताकि आपको कम समय में एक अच्छे से जानकारी यहाँ पे मिल पाए। जैसे कि देखिए 1857 का विद्रोह में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट था, कैसे था, और साथ ही साथ इतना अगर के आप कर लेते हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय का विभिन्न चरण आइएगा तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। एक आपको एक जानकारी हो जाती है कि कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें हुआ था, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और जैसे ही ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये सब कुछ जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में जैसे कि यहाँ पे देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने यहाँ पे 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए एमसीक्यूज दे दी हैं। यानी कि एमसीक्यूज जैसे कि अगर कि आप नोट्स तो पढ़ लीजिएगा, और बाकी अगर कि आप सवाल कैसे लगाइएगा तो सारा चीज़ यहाँ पे सवाल देखिएगा तो 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आप लोग के लिए इसमें अच्छे से बना दिए हैं, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन से लगाना स्टार्ट कीजिएगा तो एक बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग के लिए यहाँ पे सारा कुछ मार्क्स आपको निकल कर आएंगे और एक बेहतर तैयारी आपको होगा। ठीक है, तो जिनको परचेज करना होगा मात्र 49 रुपये में, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने वहाँ पर लिंक दिए गए हैं उस लिंक से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं मात्र 49 रुपये में। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। कान्हू चांद और भैरव नामक व्यक्ति ने ये विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये सफल विद्रोह नहीं था, लेकिन इसका परिणाम स्वरूप जो संथाल परगना था, काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह आता है वो आता है मुंडा विद्रोह, जो कि 1895 ईस्वी से लेकर 1900 के बीच में चलता है। यह जनजातीय विद्रोह का सबसे सशक्त विद्रोह माना जाता है और इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। इसमें जो विद्रोह का ये कारण था दीकुओं द्वारा शोषण। दीकू दोस्तों उससे लोगों को बोलते हैं जो कि उस क्षेत्र में बाहर से आकर बसे हुए हैं। ठीक है, इन जनजातियों के दृष्टि में जो अंग्रेज थे वो दीकू थे, और इनके द्वारा जो शोषण हो रहे थे, खुटकटी जो व्यवस्था था उसमें ये परिवर्तन कर रहे थे, और धार्मिक मामलों में अंग्रेज़ों के द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा था, तो इसके विरोध में ये मुंडा विद्रोह हो रहे थे। इसका जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे, आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने जो बिरसा मुंडा ने आनंद पांडे के द्वारा में वैष्णव धर्म के यहाँ पे दीक्षा लिया था, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो बिरसा मुंडा थे
खुद को सिंहबोंगा का अवतार मानते थे। ठीक है, इन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मुंडा विद्रोह में, इसका जो तीव्र रूप देखा जाता है 1899 में तीव्र रूप देखा जाता है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून 1900 ईस्वी को इनका हैजा के कारण यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। फिर भी ये तो सफल नहीं रहता है मुंडा विद्रोह, लेकिन इसके बाद भी जो महत्वपूर्ण मांगे थी खुद की व्यवस्था को यहाँ पे पुनः लागू किया जाता है और छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम 1907 था इसको भी पारित किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो जितने भी मैंने आपको जनजातीय आंदोलन के बारे में बताया, जनजातीय विद्रोह के बारे में बताएं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो 1857 का सैनिक विद्रोह था उसके जस्ट पहले में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था जो कि बिहार में एक समझिए कि क्रांति का प्रतीक रहा था। सबसे पहला है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे अब्दुल अल वहाब थे, इन्होंने अरब क्षेत्र में इसका प्रारंभ किया था। भारत में जो इसको सबसे ज़्यादा मान्यता दिए और जो नेतृत्व किए वो सर सैयद अहमद बरेलवी थे, जो कि रायबरेली से थे। ठीक है, भारत में जो इसका केंद्र था, प्रथम केंद्र जो था वो सीतना में था और दूसरा केंद्र आपका पटना में था। आप लोग याद रखिएगा। सैयद अहमद बरेलवी जो थे पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। कौन कौन? इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन को अपना ये प्रतिनिधि चुने थे। और बंगाल का जो फराइजी आंदोलन था वो बहावी आंदोलन से ही प्रेरित हुआ था। तो फराइजी आंदोलन के भी बारे में पूछा था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। ये किससे प्रभावित हुआ था या प्रेरित हुआ था? तब बहावी आंदोलन से हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जो बहावी आंदोलन के दमन के लिए यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा 1863 ईस्वी में अम्बाला में तथा 1865 ईस्वी में यहाँ पे पटना अभियान चलाया गया और बहावी आंदोलन के जो नेता थे उनको यहाँ पे जेल में बंद कर दिया गया। बहुत लोग को मृत्यु दंड की सज़ा दिया गया और अंततः इस आंदोलन को भी यहाँ पे दबा दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे विद्रोह देखने को मिलता है 1857 के बिफोर में, नोनिया विद्रोह, जो कि 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। बिहार में जो सोरा उत्पादन के वर्ग, नोनिया वर्ग जो थे, इनके द्वारा ये विद्रोह किया जा रहा था। इसका जो मेन कारण था, ये जो सोरा का व्यापार करते थे लोग, वो सोरा जो बिचौलिया के द्वारा ब्रिटिश कारखानों में बेचते थे और जो बिचौलिया होते थे अधिकतर पैसा ये खुद रख लेते थे और मुनाफा अपने पास ये रख लेते थे बिचौलिया, जिससे कि जो मेन नोनिया वर्ग थे इनको घाटा हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि ये खुद से गुप्त रूप से ये डायरेक्ट रूप से अपना कंपनी में ही अपना माल बेचने लगे, यानी कि सोरा को बेचने लगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर विरोध किया और इसको रोक लगा दी, जिसके बाद से ये जो नोनिया विद्रोह है वो भड़कता है। ठीक है, इसका जो मेन क्षेत्र था वो था मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया। आप लोग याद रखिएगा, उस समय यहाँ पे सोरा का उत्पादन सबसे अधिक होता था। सोरा का जो उपयोग किया जाता है वो बारूद बनाने में किया जाता है। आप लोग ये भी जानना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा तो एक और यहाँ पे विद्रोह देखने को मिलता है आपको, वो है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह जो हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों के द्वारा किया गया था। इसका मेन जो रीज़न था, पहले क्या होता था, कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में सरकार ने फैसला किया कि पीतल के जगह पे यहाँ पे मिट्टी का लोटा दिया जाए। इसके वजह से जो कैदी वहाँ पे थे इन्होंने कड़ा विरोध कर दिया। ठीक है, जो कि 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिए थे लोग, जो कि लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद से फिर से यहाँ पे पीतल का लोटा उनको देना पड़ा। और फिर यहाँ से आता है 1857 के बाद में जो क्रांति होती है, यानी कि इसके बाद का जो महत्वपूर्ण क्रांति होती है, उसके बारे में देखते हैं कि आखिर में बिहार में क्या प्रभाव पड़ा, बिहार के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव देखने को मिले। ठीक है, जो सबसे पहले 1857 की क्रांति जो है 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने वहां पे विद्रोह कर देते हैं और उस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे क्रांति भड़क उठती है और रोहिणी के विद्रोह को जो मेजर मैकडोनाल्ड थे उनके द्वारा दबा दिया जाता है। इसको मेन भारत के मेन स्थल पे नहीं पहुँचने दिया जाता है, वो एक सीमित क्षेत्र को में ही इसको दबा दिया जाता है। फिर भी ये और भी जगह पे फैलता है। उसके बाद से
पटना में विद्रोह का जो नेतृत्व हुआ, यानी कि जो ये 1857 एक क्रांति भड़का था, 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे एक पीर अली नाम करके, इन्होंने यहाँ पे इस विद्रोह का नेतृत्व किया पटना में। विद्रोह में जो शामिल थे अफीम एजेंट डॉक्टर एस लोयल जो थे वो मारे जाते हैं, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को यहाँ पर भी दबा दिया जाता है और पीर अली के साथ में 17 व्यक्तियों को यहाँ पे फांसी की सज़ा दी जाती है। उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण घटना घटती है वो 15 जुलाई को घटती है। घटना, एक सेकेंड, ठीक है। 15 जुलाई में क्या हुआ था कि 15 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में बहुत सारे सैनिक जो असंतुष्ट हैं, कुछ अंग्रेज अधिकारियों की वहाँ पे हत्या कर देते हैं और उस दिन दानापुर में जो 3 रेजिमेंट थे सैनिकों ने भी वहाँ पर विद्रोह कर दिया जाता है। और दानापुर का जो यहाँ पे ये विद्रोह होता है उसका जो नेतृत्व करते हैं जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के द्वारा इस विद्रोह का वहाँ पे नेतृत्व किया जाता है। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन जो था सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले को वहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर देते हैं, वहाँ पे सैनिक शासन लागू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से विद्रोही जो सैनिक थे एक झुंड में भागलपुर एवं गया पहुंचकर वहाँ के जेल से 400 कैदियों को यहाँ पे बाहर करते हैं और उन्होंने टिकारी राज पर हमला करके यहाँ पे 10,000 रुपये के भी लूट किए थे, जो कि सैनिक विद्रोही थे, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा जो दिया गया है कि जगदीशपुर के जमींदार जो थे बाबू कुंवर सिंह, वो बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया था कि आइए हमसे मिलिए, लेकिन इन्होंने एक चीज़ पाया कि इससे पहले मौलवी अहमदुल्ला के साथ इन्होंने विश्वासघात किया था। किसने? कमिश्नर टेलर ने। इसीलिए इन्होंने जो कुंवर सिंह जी थे वो जाकर उनसे नहीं मिलते हैं और अपने 400 सैनिकों के साथ में यहाँ पे ये विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने जगदीशपुर के बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा वहाँ पे 27 जुलाई 1857 ईस्वी को जो पूरा आगरा क्षेत्र है, सॉरी पूरा आरा जो है, वहाँ पे आरा बक्सर का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि आरा में हुए जो संघर्ष होता है उसमें कैप्टन डनवर मारा जाता है, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते हुए लखनऊ पहुँचते हैं और वहाँ पे अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया, ठीक है, जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। अब देखिए आरा से ये भागते हैं और जाकर वहाँ पे नाना साहब से मिलते हैं, ठीक है, कानपुर में, और वहाँ पर भी अंग्रेज़ों के साथ में ये विद्रोह करते हैं और आजमगढ़ में भी ये अंग्रेज़ों के साथ पराजित हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना आई थी और कुंवर सिंह को बुरी तरह से वहाँ पराजित की थी, दोनों में मुठभेड़ हुआ था। उसके बाद से शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह के बाएँ हाथ में गोली लगता है और उस गोली के कारण वो जो हाथ होता है वो इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद जो कुंवर सिंह थे वो अपना बायां हाथ काट कर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं और ये एक बात बोलते हैं, हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो, बोलकर वो जो हाथ है वो गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद भी विद्रोह नहीं रुकता है। उनके जो छोटे भाई थे अमर सिंह और उनके जो दूसरे भाई थे हरकिशन सिंह, उन्होंने इसका आगे की मोर्चा संभाला, ठीक है। अमर सिंह जो थे वो कैमूर के पहाड़ियों में मोर्चाबंदी करके सरकार के विरुद्ध में वहाँ पर संघर्ष जारी किया था। लेकिन नवंबर 1858 ईस्वी तक में अंग्रेज़ों ने जो आरा का क्षेत्र था उस पर पुनः वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लेता है और विद्रोहियों को पकड़कर वहाँ पे हथियार डालने को मजबूर करता है। लेकिन महारानी विक्टोरिया ने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्षमा दान दे देती है, लेकिन जो अमर सिंह थे, जो मेन वहाँ पे जो क्रांतिकारी थे, उनको वहाँ पे दंडित किया जाता है, ठीक है। तो ये जो थे 1857 के पहले के जो घटनाएं हुई थी बिहार में वो चीज़ थे। अब यहाँ से जो पढ़ेंगे वो कांग्रेस की स्थापना यानी कि 1857 के बाद में जो होती है 1885
ईस्वी से जो कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद से लेकर 1947 ईस्वी तक बिहार में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जाता है। आप लोग ये मोस्ट रूप से याद रखिएगा कि जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के बम्बई में हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, प्रथम जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया था WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। लेकिन याद रखिएगा VVIA कि बिहार से इसमें कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल नहीं था। 72 लोग केवल दूसरे राज्यों के थे, बिहार के कोई नहीं थे। लेकिन वही अगर यहाँ पे देखिएगा कि कांग्रेस के जब दूसरा अधिवेशन होता है उसमें 31 प्रतिनिधि जो होते हैं बिहार से भाग लेते हैं और बिहार में भी कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं। याद रखिएगा बिहार में टोटल यहाँ पे 3 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, 27वां, 37वां और 27वां का डबल एक 54वां संशोधन यहाँ पे हुआ था। जो पहला हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था, उसके 10 साल के बाद यहाँ पे 1922 ईस्वी में हुआ था और 54 से 40 याद रखिएगा 1940 ईस्वी में एक हुआ था। 1912 बांकीपुर में हुआ था जिसके अध्यक्ष जो थे मधुलकर जी थे। गया में जो 1922 ईस्वी में हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। ये आपका TRE 3 में सवाल ये पूछा गया था शिक्षक भर्ती परीक्षा में। ठीक है, और जो 1940 में जो यहाँ पे अध्यक्षता हुआ था कांग्रेस का, वो जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा में रामगढ़ जो कि उस समय झारखंड में पड़ता था, वो मतलब वहाँ पे हुआ था। आई होप कि इतना बातें समझ गए। अब यहाँ से देखते हैं अगला विद्रोह के बारे में जो कि बंग भंग यानी कि स्वदेशी आंदोलन थे। उसमें बिहार से क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। बंगाल विभाजन का जब घोषणा होता है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, जो तत्कालिक वायसराय उस समय के रहते हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये घोषणा होता है और ये जो प्रभावी रूप होता है यानी कि जो 20 जुलाई 1905 को तो घोषणा किया जाता है लेकिन जो प्रभावी होता है वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को होता है। लेकिन इस विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गए और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने एकजुटता दिखाई बंग भंग विरोधी आंदोलन के रूप में उसको जाना जाता है। जो बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार के प्रधानाध्यापक जो सतीश चंद्र चक्रवर्ती जी थे, उनके प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। ये सवाल पूछा जाता है तो कहाँ पर मनाया गया था, तो ये दरभंगा में मनाया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अब इस विरोध को और सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में। ये सारा जो घटनाएं हो रही हैं वो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए हो रही थी, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये जो बंगाल विभाजन होता है वहाँ पे 1905-06 ईस्वी में तो कर दिया जाता है 1905 ईस्वी में, लेकिन जब यहाँ पे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय भारत आते हैं उस समय 1911 ईस्वी में इस विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी जो हम INM के आप लोग को नोट्स दे रहे हैं उस नोट्स में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका कंप्लीट 600 MCQ के साथ में वो नोट्स को हम प्रिपेयर कर दिए हैं, तो आप उसको भी लेकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे जो मेन एक आता है मुजफ्फरपुर बम कांड आता है। ये जो बम कांड हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ पे जो जॉर्ज किंग्सफोर्ड थे इसकी हत्या का प्लान बनाते हैं। कब? 30 अप्रैल 1908 पर। इन्हीं को मारने के लिए इन्होंने एक गाड़ी पर बम फेंकते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे उनसे गलती ये हो जाती है कि उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं होता है, उनके जगह पर पिंगले कैनेडी और उनके पत्नी और पुत्री होती है और उनकी यहाँ पे हत्या हो जाती है। इसके बाद से ये दोनों लोग जो थे रेलवे लाइन पकड़कर समस्तीपुर की ओर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ पे उनको डर लग रहा था कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे और हमको मार दिया जाएगा, इसलिए वो यहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं। बाकी खुदीराम बोस को भी यहाँ पूसा में पकड़ लिया जाता है और खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में यहाँ पे 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे घटना देखने को मिलता है वो होम रूल आंदोलन की स्थापना से देखने को मिलता है। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना होती है। साथ ही साथ बिहार में भी होम रूल लीग की स्थापना होती है, जिन्होंने
जो नेता होते हैं उसके मजहरुल हक होते हैं। बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना होती है वो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को किया जाता है। इसके जो प्रमुख नेता है, कभी कभी पूछ लेता है बीपीएससी में, तो याद रखिएगा, खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर नारायण सिन्हा जो थे, और जो यहाँ पे चंद्रवंशी सराय जी थी और वैद्यनाथ जो जी थे, ये सब चीज़ यहाँ पे शामिल थे। ये जो वैद्यनाथ नारायण सिंह थे, ये जो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, वो इसके सचिव थे। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन होम रूल लीग के नेता थी एनी बेसेंट, बिहार में 2 बार आती हैं, एक बार 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को, और दूसरा जो आती है यहाँ पे 25 जुलाई को आती है। और वहाँ पे लोगों को होम रूल लीग के बारे में, होम रूल लीग के विचारों के बारे में भाषण देती हैं, अवगत कराती हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इस आंदोलन का जो मेन उद्देश्य है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से हमको आज़ाद होना है, यानी कि स्वशासन को प्राप्त करना है। ये सवाल बहुत ही बार ये पूछा गया है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण यहाँ पे घटना देखने को मिलता है वो चंपारण सत्याग्रह में देखने को मिलता है 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह जो था एक किसानों के लिए, समझिए कि ये एक श्राप था। इसमें अंग्रेज़ों ने 3 कठिया प्रणाली की शुरुआत किया था। इसमें उनके द्वारा ऐसा प्रबंध किया गया था कि अगर कि आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। और सबसे कुप्रभाव इसका ये था कि अगर कि आप नील की खेती करते हैं तो उस भूमि का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता और उस पर दूसरा अनाज नहीं उगता, जिससे कि जो किसान थे उनको वो जो भूमि होती थी वो बंजर हो जाते थे और कोई भी दूसरा फसल नहीं उगता था, और वो आर्थिक रूप से समझिए कि एक शोषित हो रहे थे। तो इसके बारे में जब राजकुमार शुक्ला जी को पता चलता है 1916 ईस्वी में, ये लखनऊ अधिवेशन में, यानी कि जो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन होता था, उसमें वहाँ पे लोगों को इस विषय के ऊपर में ध्यान को आकर्षित कराते हैं, ठीक है। और ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश करते हैं। साथ ही साथ जो राजकुमार शुक्ल थे वो महात्मा गांधी जी को भी बिहार में आकर इस समस्या को मतलब सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। उसके बाद से गांधी जी ने कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना आते हैं और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण, जो कि उस समय मोतिहारी था, वहाँ पे पहुँचे थे। अभी भी मोतिहारी में चंपारण पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे प्लांटर्स एसोसिएशन के साथ में जो उनके सचिव थे जे.एम. विल्सन के साथ में बोलते हैं कि आप एक जांच कमेटी बैठाइए और इसको देखिए कि कहाँ तक इस बात में सच्चाई है। चंपारण के जो वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट होते हैं W.J. हार्डकॉक, उन्होंने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी को बोले कि जल्दी से जल्दी आप चंपारण को यहाँ पे छोड़ दीजिए। आपके द्वारा यहाँ पे जो धारा 144 लगाया गया है इसको वायलेंट किया जा रहा है। और वहाँ पे गांधी जी नहीं जाते हैं और उनको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद कुछ ही दिन के बाद 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को फिर से उनको छोड़ दिया जाता है। फिर भी गांधी जी के प्रयास के बाद में स्वतंत्र जांच कमेटी यहाँ पे 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच जो रिपोर्ट है बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को यहाँ पे सौंपी। किन्होंने? गांधी जी ने। गांधी जी खुद से यहाँ पे इस चीज़ को रिसर्च किए कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अपना ये रिपोर्ट यहाँ पे दिए। उसके बाद जो यहाँ पे चीज़ें थी, जो कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेगरियन समिति का गठन किया जाता है और इस समिति के अध्यक्ष जो थे मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे और साथ ही साथ महात्मा गांधी, L.C. आदामनी और हरिहर प्रसाद आदि इसके सदस्य थे। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में जो 3 कठिया प्रणाली था उसको समाप्त करने की अनुशंसा दी जाती है और इस प्रकार से जो था ये गांधी जी के लिए भारत का सबसे प्रथम सत्याग्रह रूप से सफल सत्याग्रह था। आप लोग याद रखिएगा। जो चंपारण सत्याग्रह जो था इसमें गांधी जी के बहुत सारे सहयोगी भी थे। राजेंद्र प्रसाद हो गए, ब्रज किशोर प्रसाद हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह, रणधीर सिंह, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण, जो ये नेता हैं। कभी कभी सवाल इनमें से कौन सा नेता है नहीं है करके पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो था चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
है, आपको याद रखिएगा। जब ये आंदोलन सफल होता है उसके बाद से यानी कि चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरोध में वहाँ पे आंदोलन किया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ से आता है किसान सभा। किसान सभा का जो गठन हुआ था 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें जो श्री कृष्ण सिंह थे इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे और सिद्धेश्वरी चौधरी जो थी और यहाँ पे नंद किशोर जो सिंह दे थे, यानी दो लोग जो थे वो सचिव के पद पे वहाँ पे आसीन थे। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, सवाल किसान सभा से ये पूछा जाता है। अगला जो पॉइंट है कि 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा पटना के बिहटा में औपचारिक रूप से किसान सभा का गठन किया गया और यही सवाल बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर अगर के देखिएगा नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला वहाँ पे लगता है, वहीं पे स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में एक विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। कब? 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके जो सचिव बनाए जाते हैं श्री कृष्ण सिंह बनाए जाते हैं, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। बिहार किसान आंदोलन के जो नेता थे, ये आपका सवाल TRE 3 में पूछा गया था शिक्षक भर्ती परीक्षा में, आप लोग याद रखिएगा। ये जो थे कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा इसके प्रमुख नेता थे, याद रखिएगा। अब बिहार का प्रांतीय किसान सभा का जो दूसरा अधिवेशन होता है वो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में होता है और तीसरा अधिवेशन जो होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये जो हुआ था बिहार में हुआ था, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसका जो सचिव थे AG रंगा बनाए गए थे। NG रंगा को यहाँ पे सचिव बनाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में, प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में विधिवत रूप से ये हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और बिहार में जो यहाँ पे किसान सम्मेलन हुआ है, पहला जो हुआ था वो सोनपुर में हुआ था 1929 में और इसके जो अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती जी थे, और जो दूसरा हुआ था वो गया में हुआ था 1934 ईस्वी में, जिसका अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, याद रखिएगा। तीसरा जो हुआ था वो हुआ था हाजीपुर में हुआ था, जो कि 1935 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, आप लोग याद रखिएगा। और जो नेता का मैंने नाम बताया, नेता तो VVI है, बहुत बार यहाँ पे PSC के द्वारा ये सवाल पूछा जाता है। यदुनंदन शर्मा, यमुना कारी, राहुल सांकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा, ये जो थे प्रमुख किसान नेता थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण एक आंदोलन देखने को मिलता है खिलाफत आंदोलन, और उसमें देख लेते हैं क्या क्या बिहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो था मित्र राष्ट्र द्वारा तुर्की के खिलाफ के साथ अपमानजनक शर्तें विरोध में खिलाफत आंदोलन जो था यहाँ पे ये चालू हुआ था। यानी कि जो तुर्की में खलीफा का पद था उसको समाप्त किया जा रहा था, उसके विरोध में ही बिहार के मुस्लिमों के द्वारा खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था 1919 से लेकर 1923 ईस्वी के बीच में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया था, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो इससे है कि 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने यहाँ पे हड़ताल कर देते हैं और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित हो रहा था। लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार के बारे में। असहयोग आंदोलन का जो यहाँ पे स्वीकृति माना जाता है वो सितंबर 1920 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, उसमें गांधी जी के सहयोग के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से इसका जो स्वीकृति मिलती है वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में मिलते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। और बिहार में इसके पूर्व में बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की
अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन जो शुरुआत करने की बात हो रहा था, इस पे बल दिया गया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ पे असहयोग आंदोलन के साथ में ही ये चलने वाला आंदोलन था, तो याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के क्रम में जो प्रमुख नेता थे, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी, ये जो थे प्रमुख नेता थे, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो नेता जो थे ना, ये जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो ये विधायिका का चुनाव लड़ने वाले थे। इस चुनाव से इन्होंने नाम वापस ले लिया था, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकालत का पेशा छोड़ दिया था और उनके भाई ने राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। आप लोग ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ इन्होंने मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसके बाद से असहयोग आंदोलन के समय में शिक्षा के अल्टरनेटिव के रूप में यहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए, साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया था और उसके जो आचार्य बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद को आचार्य बनाया गया था। आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन किया गया था 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा। और मजहरुल हक इसके जो थे कुल अधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के द्वारा सदाकत आश्रम का जो स्थापना है मजहरुल हक के द्वारा किया जाता है। उनके जो प्रिय मित्र थे खैरू मियाँ के द्वारा जमीन यहाँ पे दान में दिए गए जमीन पर इस आश्रम की स्थापना किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिससे राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार उन्होंने किया यहाँ पे। ठीक है, और 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आते हैं और उस दिन पटना में पुरजोर हड़ताल किया जाता है इसके बारे में। ठीक है, उसके साथ ही साथ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरा चौरी का घटना घटता है, उसके बाद एक सप्ताह के बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी के पटना के फुलवारी में ये किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हम देखेंगे, इस टॉपिक से पहला पॉइंट दिया गया है जो कि स्वराज पार्टी और बिहार। जैसा कि पता होगा, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था, तो किस परिस्थिति में हुआ था इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, वो बिहार के गया में हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो देशबंधु चित्तरंजन दास है। याद रखिएगा, ये जो 1922 वाला अधिवेशन है, गया अधिवेशन, इसके बारे में भर भर के सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो TRE 3 आपका शिक्षक बहाली का परीक्षा हुआ है, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में जो कांग्रेस था, कांग्रेस यहाँ पे विधायिका में भाग नहीं लेना चाहती थी, उसका यहाँ पे बहिष्कार कर रही थी। ठीक है, विधायिका जो शासन में बनाने के जो चीज़ें होती हैं, उसमें कांग्रेस का मानना था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। जबकि वही अगर के यहाँ पे 2 लोग जो थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने जो अपना इनका व्यक्तिगत मत था कि व्यक्तिगत मत था कि विधायिका में रह करके सरकार के जो कानून बन रहे हैं उसमें रह करके हम इसका विरोध करें। उसी को देखते हुए 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का इन दोनों ने यहाँ पे गठन किया है। कौन दोनों ने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, इससे सवाल बहुत यहाँ पे बनते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, अगर के बिहार में देखिएगा, बिहार में जो यहाँ पे फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का यहाँ पे गठन किया जाता है और उसके जो प्रमुख नेता थे श्री कृष्ण सिंह जी थे, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बिहार में जो स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे श्री नारायण प्रसाद थे और सचिव जो थे अब्दुल बारी थे। ये भी सवाल पूछा जाता है कि बिहार के किस ज़िले में अब्दुल बारी पुल है, तो याद रखिएगा जो ये अब्दुल बारी पुल है ना,
यहाँ पे पूछा जाता है कि अब्दुल बारी पुल बिहार के किस ज़िले में है। तो याद रखिएगा जो अब्दुल बारी पुल है ना वो रोहतास में है। रोहतास में अगर सोन नदी आप देख रहे होंगे तो सोन नदी पर ये पुल बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ से आता है साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। साइमन कमीशन जो कि यहाँ पे 1928 ईस्वी में आया था, बिहार में इसके परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ यहाँ पे थे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि जो साइमन कमीशन था उसका विरोध क्यों हो रहा था। विरोध का मेन जो कारण था कि उसमें भारतीयों के लिए कानून बना रहा था, लेकिन उसमें भारतीय ही नहीं थे, यानी कि कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके वजह से इसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे विरोध हो रहा था। जो साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 ईस्वी में आया था, जो कि इस आयोग जो था वो भारत में जो चेम्सफोर्ड सुधार थे जो कि 1919 ईस्वी में पारित किया था, उसके जांच के उद्देश्य से ये कमीशन को बनाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर के एक व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने भरपूर इसका विरोध किया, वो थे लाला लाजपत राय। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने इनका विरोध करते हुए इनका सर पे चोट लगने के कारण इनका मृत्यु भी हो गई थी। बिहार में साइमन कमीशन जो है वो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को ये पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन किए थे। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में जो आया था ये मुंबई में आए थे। 8 नवंबर को यहाँ पे ये मुंबई में आए थे, 8 नवंबर 1928 ईस्वी को, और 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को यहाँ पे बिहार में आते हैं, जो कि बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में भी यहाँ पे विद्रोह होता है। अगला जो पॉइंट आता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इससे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। ये जो आपका है VVI पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी ने आदि ने यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया। साथ ही साथ 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से यहाँ पे स्थापना किया जाता है, और इसके जो अध्यक्ष है श्री नरेंद्र देव को, और जो सचिव है जयप्रकाश नारायण जी को यहाँ पे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, सवाल यही पूछता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, तो वहाँ पे 1934 आपको मानना है, क्योंकि वहाँ पे औपचारिक यानी कि फॉर्मल रूप में यहाँ पे स्थापना किया गया है। ठीक किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट्स है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहली बात कि यही सवाल बहुत बार भर भर के पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो हुआ था, यहाँ पे इसमें पास किया गया था। पूर्ण स्वराज के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का इसमें प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा कि प्रस्ताव के अनुरूप यहाँ पे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता पूर्वक यहाँ पे मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ये सवाल बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ गांधी जी ने यहाँ पे 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह आरंभ कर दिया था। आप अगर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नॉर्मली पढ़ते होंगे तो ये सब जो पॉइंट है आप पढ़े होंगे वहाँ पे। ठीक है, बिहार में जब नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो वहाँ पे 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर यहाँ पे इसका विरोध किया गया। ठीक है, जैसा कि पता होगा ये जो दांडी मार्च हो रहा था, ये तो हो रहा था दांडी यानी कि गुजरात में, लेकिन जिस समय ये हो रहा था संपूर्ण भारत में लोगों का जो असली मुद्दा था, जो जिसका वो विरोध करना चाहते थे, इसी के एवज में वहाँ पे वो विरोध कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये जो चंपारण के सारण जिला में हुआ था, वहाँ पे नमकीन मिट्टी से लोग नमक बनाकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वही अगर के और बिहार में जाइएगा तो वहाँ पे चौकीदारी कर के लोग, कर जो था उसके विरोध में लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का भी यहाँ पे विरोध कर रहा था। 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई एवं जिसके अध्यक्ष जो थे सर अली इमाम को बनाया गया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान में छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, साथ ही साथ नंगी हड़ताल यहाँ पे शुरू किया था। कब? ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तब की ये सब सारी चीज़ घटनाएं हैं। अब देखिए, ये जो चौकीदार का रोल है, ये आपका BPSC के TRE 2 में ये सवाल पूछा गया था।
जो कि शिक्षक बहाली हुआ था, उसके 2.0 में ये सवाल पूछा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। इससे जो सम्मिलित जिला थे, सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना, इतना जो यहाँ पे जिला थे, यहाँ पे चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया इस आंदोलन के बाद से। ठीक है, वहीं अगर देखिएगा कि 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया। मतलब जो 1930 का दौर होता है कांग्रेस के लिए, पूरा देश इन लोगों के साथ रहता है और उग्र रूप से यहाँ पे आंदोलन करता है। इसी को देखते हुए 30 जून 1930 को अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कांग्रेस को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये अवैध संगठन को घोषित कर दिया। और उसके बाद से यहाँ पे 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है बिहार के अंदर में, और 6 माह के लिए इनको यहाँ पे कैद में डाल दिया जाता है। ठीक है, गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद के साथ में जो उनके भागलपुर के दीप नारायण सिंह थे, उन्होंने उनके स्थान पर ये आंदोलन को जारी रखा। ठीक है, उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा था। आई होप कि इतना बातें समझ गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से अगर के बिहार से सवाल जो पूछेगा तो जितना मैंने पॉइंट आपको बता दिए, इसी में से सवाल वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि जो बिहार विधानसभा चुनाव 1937 के अंतर्गत में हुआ था, बिहार में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई थी। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुआ था और चुनावों में 152 स्थान में से 107 स्थानों पर यहाँ पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 107 में से 98 सीटों यानी कि 98 जगह पे इन्होंने जीत हासिल की। इसी तरह से जो कांग्रेस था 1937 के अंतर्गत में बिहार में पूर्ण बहुमत इसको मिला था। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला था और तत्कालिक जो राज्यपाल थे MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण को यहाँ पे दावत दिया कि आप अपना सरकार बनाइए। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कांग्रेस को उस समय पूर्ण बहुमत तो मिला था, लेकिन जो उसका मेन नेता थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने सरकार बनाने से इसलिए यहाँ पे मना कर दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो उस समय के राज्यपाल थे MG हैलेट, उनके द्वारा मतलब ये आश्वासन नहीं दिया जा रहा था कि आप जो काम करेंगे उसमें हम टांग नहीं अड़ाएंगे। इसी को देखते हुए जो कांग्रेस के लीडर थे कृष्ण सिंह, वो यहाँ पे सरकार नहीं बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो राज्यपाल थे, वो जो सबसे बड़ी दूसरी बड़ी पार्टी थी, इंडिपेंडेंट पार्टी के जो नेता थे मोहम्मद यूनुस को यहाँ पे आमंत्रित करता है कि जब ये नहीं सरकार बना रहे हैं तो आप यहाँ पे सरकार बनाइए। और यूनुस ने यहाँ पे सरकार बना लेते हैं और बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को यहाँ पे गठित होता है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। और इसी के साथ जो मोहम्मद यूनुस हैं, बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही VVI ये पॉइंट है। उस समय बिहार में मुख्यमंत्री नहीं होता था, तो उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो कहीं कहीं सवाल ये भी देखने को मिलता है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा वो कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। लेकिन इन्होंने भी बहुत दिन तक शासन नहीं चलाया और कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद से वहाँ पे इसके बाद कांग्रेस भी मान गई कि हम सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस जो थे वो अंतरिम मंत्रिमंडल से अपना यहाँ पे त्यागपत्र दे दिए और उसके बाद से 20 जुलाई 1937 ईस्वी को कांग्रेस जो है अपना फिर से वहाँ पे सरकार बनाती है, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह बनते हैं और ये बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और साथ ही साथ ये बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह के बारे में भर भर के सवाल पूछा जाता है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जो कांग्रेस के दल के नेता भी थे, तो कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। साथ ही साथ जब 1937 20 जुलाई को यहाँ पे ये कैबिनेट का गठन किया जाता है, उसमें राम दयालु सिंह जो थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे और जो अब्दुल बारी थे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पे निर्वाचित हुए थे। तो ये जो पॉइंट हमने बताए हैं आप लोग अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा।
अगला पॉइंट आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को यहाँ पे त्यागपत्र दे दिया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जिसका मेन कारण था कि जो क्रिप्स मिशन आया था उसके असफलता के बाद से ये स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया था और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का यहाँ पे नारा दिया था। तो बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बार बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा। 9 अगस्त को जो था यहाँ पे कांग्रेस के प्रमुख जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बिहार के जो प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में यहाँ पे भेज दिया जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा जाता है, तो यहाँ पे ये बांकीपुर जेल में रखा जाता है, याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का यहाँ पे प्रयास किया था, इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और उस समय के जो पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी यानी डीएम होते हैं WG आर्चर, वहाँ पे आदेश दे देते हैं कि इन पर गोली चलाओ। और ये जो गोली कांड होता है इसमें 7 छात्रों को यहाँ पे गोली लगता है और वे वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जहाँ पे ये कांड हुआ था उसके सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक यहाँ पे स्थापित किया गया है। अगर के पटना में होंगे तो कभी जाइए सचिवालय में और वहाँ पे आप घूमिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 7 शहीद स्मारक, जिसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम के द्वारा यहाँ पे किया गया था, जबकि जो औपचारिक अनावरण था देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1965 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, सवाल इसी में से भर भर के पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो और मेन पॉइंट तो दिया गया इस बुक्स में कि 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल मतलब किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में नेपाल में आज़ाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित किया गया। इस गठन सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से ये किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो ये आज़ाद दास्ता था इसका प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ था, ठीक है। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई और इसके जो निदेशक थे सरदार नित्यानंद सिंह जी थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो यहाँ पे मुख्य बातें जो दिए गए हैं इस बुक्स में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर यहाँ पे कब्जा किया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में जब हो रहा था, और उस समय स्वराज ट्रेन के नाम से इसको चलाया, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का जो मुख्य केंद्र था वो पटना का गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्ज था और 1948 के बाद से इसका नाम बदलकर गांधी मैदान रखा गया है। बहुत सारे लोग होंगे जो गांधी मैदान के अगल बगल से इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए भारत आज़ाद होता है, यहाँ पे जो है कि बिहार का जो है पृथक राज्य का गठन के बारे में बात स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे भी सवाल पूछा जाता है कि गठन में किस किस बातों पर यहाँ पे जोर दिया गया, तो सवाल यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको जानना चाहिए। पृथक बिहार राज्य के गठन का जो श्रेय दिया जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया और इस समाचार पत्र के द्वारा लोगों को जागरूक किए कि बिहार को अलग किया जाए। बिहार टाइम्स के मुख्य जो संपादक थे महेश नारायण, इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाई थी। साथ ही साथ 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यहाँ पे गठन होता है और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम जो अध्यक्ष थे हसन इमाम थे, आप लोग याद रखिएगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जो प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था, सवाल ये भी पूछा जाता है। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग के लिए ये सबसे पहले यहाँ पे
पारित किया गया था इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य था। ठीक है, इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ था। इसमें पुनः पृथक राज्य की मांग को यहाँ पे दोहराया गया था। तो ये जो दोनों सम्मेलन हुआ था ये VVI है, आप लोग ये दोनों सम्मेलन को याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन को प्रस्ताव पेश किया था। कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है, साथ ही साथ 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा किया गया था। जैसे कि पता होगा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का घोषणा किया जाता है, और जब दिल्ली दरबार का यहाँ पे आयोजन होता है 1911 ईस्वी में, तो इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र थे बंगाल के साथ में, उसको भी अलग करने का यहाँ पे घोषणा किया जाता है। तो पहले जो था बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया, ये तीनों एक में थे। लेकिन 1911 के बाद से जो थे बिहार बंगाल यहाँ पे अलग हो जाता है, और यहाँ पे जो एक साथ रहते हैं वो बिहार रहते हैं प्लस में उड़ीसा रहते हैं। ठीक है, और आगे चलकर 1936 ईस्वी में फिर से यहाँ पे बिहार अलग हो जाता है और उड़ीसा अलग हो जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि ये बातें समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं मॉडर्न बिहार में कुछ और भी जुड़ी चीज़ जो मिसलेनियस पॉइंट है उसके बारे में। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण करके मुस्लिम लीग का यहाँ पे प्रचार प्रसार किया था। याद रखिएगा, ये चुनाव का समय था। सन 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का यहाँ पे प्रयास किया था। तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे थियोडोर सुरीन थे, इसके अध्यक्ष थे। और ठीक है, अब इसके जो प्रभावशाली नेता थे राम जयपाल सिंह इसके नेता थे। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और एक और ये भी एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे योगदान था। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों का यहाँ पर रचना किया था। तो अगर के राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर के आपसे इनसे बुक्स के बारे में पूछे तो यही दोनों बुक्स बार बार पूछा जाता है कि चंपारण में महात्मा गांधी बुक्स का रचना किसने किया था और खादी का अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बीपीएससी में ये सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया है आपका। वो पॉइंट दिया गया है कि पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन, दो ये पुस्तक थे जिसकी यहाँ पे रचना की थी। और राजा साहब ने यहाँ पे गांधी टोपी की रचना की थी। ये सारा बुक्स का नाम है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये टोपी वगैरह क्या है। वो गांधी टोपी यहाँ पे बुक्स था जो कि इन्होंने यहाँ पे किया था। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था। कब? 1906 ईस्वी में। ये सवाल भी TRE 3 में पूछा जा चुका है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कोलकाता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। तो ठीक है, आपको ये भी याद रहना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बिहार से सवाल पूछे जाते हैं। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य पर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक यहाँ पे प्रस्तुत किया था। ठीक है, आई होप कि आप लोग बातें समझ गए होंगे। और जो भी आधुनिक बिहार के इतिहास से सवाल यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, मैंने टोटल का टोटल बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा।